अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेट क्या है। सो इट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल exerted by earth on the objects। यानी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि अर्थ उस पर कितना ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट कर रही है। अब ये जो बॉडी का वेट होता है, ये वेट बॉडी का फिक्स नहीं होता है। ये वेट जो है, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन, बिकॉज ये वेट है। और हम ये बात भी लिख लेते हैं it is a vector quantity and directed towards the center of earth। ठीक है, एक बात हम और लिख लेते हैं, it is measured by spring balance। देखें, ये जो तीन मैंने बातें लिखी हैं ये बेसिकली मास से डिफरेंस करने के लिए। आम लाइफ में हम वेट और मास को सेम बात कंसीडर करते हैं, पर एक फिज़िक्स का स्टूडेंट इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। जैसे मास होता है तो उसका यूनिट केजी होता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और मास जो है वो फिज़िकल बैलेंस से मेजर किया जाता है। तो ये वेट और मास के बीच में डिफरेंस है। अब हम कहते हैं कि जो बॉडी का वेट जब भी हम मेजर करेंगे तो वो डिपेंड करेगा सबसे पहली बात लोकेशन पे, कि हम बॉडी का वेट कहाँ पे मेजर कर रहे हैं। और दूसरी बात वो डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी का वेट मेजर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस मास और वेट में ये होता है, हम कहते हैं जब हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत कम होती है तो उस केस में मास जो होता है वो फिक्स होता है, पर बॉडी का वेट फिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी आप ऐसे कहें कि बॉडी का वेट फिक्स नहीं होता है। अब ये बात हम लिख लेंगे, द वेट ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन the weight of the body depends upon the location of body and frame of reference of body। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी भी बॉडी का वेट बताने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए डेफिनेशन कुछ और होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी की वेट की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम कहेंगे द फोर्स विच इज exerted on body to prevent it from accelerating downward। ये थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लें। जब हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे तो हम वेट की डेफिनेशन ये बताएंगे। देखें, अगर हमारे पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और हमने इस स्प्रिंग की मदद से एक बॉडी को लटका दिया है। अब हम कहेंगे ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस बॉडी को नीचे जाने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ये स्प्रिंग जो है इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है ताकि ये बॉडी नीचे जाने से प्रिवेंट हो सके, तो उसको हम कहेंगे वेट। ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होंगे ना, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेट वेरी भी कर सकता है। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा जो डिस्कशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि लोकेशन ऑफ बॉडी। सो वेट इज नॉट अ फिक्स क्वांटिटी, but depends upon the location। यानी वेट बॉडी का हम कैसे देंगे, तो W = mg। और आपको पता है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है
ये चेंज होती रहती है, ये लोकेशन पे डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कहें कि भाई बॉडी का वेट ज़्यादा कहाँ होगा, तो बॉडी का वेट ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जी का वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल पे होता है। इस तरीके से अगर यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉडी का वेट डिफरेंट होगा, पर अगर हम इसी बॉडी को सरफेस ऑफ मून पे ले जाएंगे तो बॉडी का वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू भी 1/6 हो जाता है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करना चाहते हैं दूसरा टॉपिक, और उसका नाम है, आप पहले ये लिख लें, वेट ऑफ बॉडी is maximum at pole, weight of body is 0 at center of earth, और इसी तरीके से weight of body becomes 1/6 at surface of moon। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को समझने से पहले, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, और इस एलिवेटर में एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, और उस स्प्रिंग बैलेंस से हम किसी बॉडी का वेट मेजर कर रहे हैं, और ये हमारा ऑब्जर्वर है जो इस वेट को नोट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब इस बॉडी का वेट चेंज होता रहेगा, डिपेंड करेगा कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन के साथ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये कंसीडर करेंगे, नंबर 1 केस कंसीडर करेंगे, व्हेन एलिवेटर इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। जब एलिवेटर ग्राउंड पे रेस्ट करेगा, जब एलिवेटर ग्राउंड पे रेस्ट करेगा, इसका मतलब होगा एलिवेटर के पास एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एलिवेटर के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो इस ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, इसका मतलब होगा एक्सेलरेशन इज 0। तो अगर इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन नहीं है, अगर हम इस ब्लॉक की स्टडी करेंगे तो इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लगेंगे। एक फोर्स लगेगा ट्रू वेट, जो अर्थ इस पे लगाएगी, इसको कहेंगे ट्रू वेट mg, और एक होगा जो स्प्रिंग इस पे लगाएगा, जिसको हम टेंशन भी कह सकते हैं, या हम इसको अपीयरेंट वेट भी कह सकते हैं। अपीयरेंट वेट वो है जो ये स्प्रिंग बैलेंस हमें मेजर करके बताएगी, इसको हम WAP भी लिख सकते हैं। AP मीन्स अपीयरेंट वेट। इस केस में क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो हम कहेंगे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स आपस में कैंसिल हो गया, तो इस केस में हम लिखेंगे अपीयरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। ठीक है, दूसरा केस हम करेंगे, और दूसरा केस ये है, या आप ऐसे समझें, ये केस नंबर 1 का ही एक पार्ट है। अगर मैं कहूँ इफ एलिवेटर इज असेंडिंग, इफ एलिवेटर इज असेंडिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन वी से एलिवेटर हैज 0 एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है 0 एक्सेलरेशन। तो अगेन वी से अपीयरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। इन सेम वे इफ वी से एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिसेंड हो रहा है, मीन्स नीचे आ रहा है, अगेन वी से एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। सो इन दिस केस वी अगेन से अपीयरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट। ठीक है, अब हम केस नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे, व्हेन एलिवेटर इज असेंडिंग विथ एक्सेलरेशन A।
जब एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जाएगा। इस केस को कभी कभी हम कहते हैं अपना पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेट ऊपर हो रहा है और ऊपर वाला डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पे बात समझने की है, अगर एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि इस एलिवेटर के अंदर जितनी भी बॉडीज़ होंगी वो भी उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पे एक फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा ट्रू वेट, और एक इस पे फोर्स लगेगा जिसका नाम होगा अपीरेंट वेट। अगर ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, अगर ये किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा। जब ब्लॉक ऊपर जाएगा किसी एक्सेलरेशन के साथ तो फिर नेट फोर्स होगा। सो इस केस में नेट फोर्स हम कैसे देंगे, तो हम कहेंगे ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तो हम लिखेंगे अपीरेंट वेट माइनस ट्रू वेट, और नेट फोर्स का फार्मूला ma होगा। अपीरेंट वेट हमें फाइंड करना है और ये mg होगा, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो अपीरेंट वेट का फार्मूला हो जाएगा ma प्लस mg, और यहाँ से हम m को लेंगे कॉमन तो a प्लस g होगा। इस केस में क्या होगा, बॉडी का अपीरेंट वेट बढ़ जाएगा। इस केस में हम कहेंगे कि अपीरेंट वेट जो होगा वो ग्रेटर देन ट्रू वेट होगा, और इस केस में हम कहेंगे बॉडी अपने आप को हेवियर फील करेगी, बॉडी फील्स हेवियर। तो जब एलिवेटर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है, असेंड करता है, तो इस केस में जो बॉडी एलिवेटर के अंदर होती हैं वो अपने आप को हेवियर फील करते हैं, क्योंकि अपीरेंट वेट जो होता है वो ट्रू वेट से ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे व्हेन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन a, यानी अब डिसेंड मतलब नीचे आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब होता है डायरेक्शन की वजह से। अब ये हमारा एलिवेटर हो गया, ठीक है, और ये इस पे स्प्रिंग बैलेंस हो गया और ये इसमें बॉडी अटैच हो गई। अब ये एलिवेटर किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे जो नीचे वाला फोर्स है वो ज़्यादा है और ऊपर वाला जो फोर्स है वो कम है। तो इस केस में हम कहेंगे कि अपीरेंट वेट इज़ लेस देन ट्रू वेट, बॉडी अपने आप को लाइटर फील करेगी। तो मैं ये लिख लेता हूँ, बॉडी फील्स लाइटर। जब आप किसी लिफ्ट में होते हैं ना और लिफ्ट अचानक से नीचे जाती है तो आपको एक किस्म की फीलिंग होती है। फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि आपका जो वेट फील करते हैं वो एक्चुअल वेट से कम होता है। आपको ऐसे लगेगा कि आपकी बॉडी लाइटर हो गई है। इस केस में हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो अब हम कहेंगे कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो इसी केस में जब हम अपीरेंट निकालेंगे तो W माइनस एफ नेट होगा, और इसका फार्मूला mg है, इसका फार्मूला m है। तो अगर हम यहाँ से m कॉमन लेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा g माइनस a, और आप खुद ही देखें आपका अपीरेंट वेट कम हो जाएगा। इसी में हम केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं। व्हेन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g। अगर एलिवेटर a इज इक्वल टू g के साथ जब कोई भी बॉडी नीचे आती है a इज इक्वल टू g, तो हम उस बॉडी को कहते हैं फ्री फॉल। अगर ये एलिवेटर फ्री फॉल हो जाएगा, तो जब एलिवेटर फ्री फॉल हो जाएगा, अब आप a की जगह g रखेंगे तो आपको अपीरेंट वेट क्या मिलेगा, तो आपको अपीरेंट वेट मिलेगा 0। यानी ये जो डायल होगा, ये जो स्प्रिंग बैलेंस होगा, अगर ये एलिवेटर फ्री फॉल हो जाएगा, अगर ये एलिवेटर फ्री फॉल हो जाएगा तो इस पे जो रीडिंग्स होंगी, स्केल पे जो रीडिंग होगी वो 0 आ जाएगी। ये तब होगा जब एलिवेटर a इज इक्वल टू g हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि जब ये एलिवेटर फ्री फॉल हो जाएगा, जब ये एलिवेटर a इज इक्वल टू g के साथ,
टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ आ जाएगा, तो इससे बॉडी का जो अपीयरेंट वेट होगा वो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर होगा जो इस स्केल को देखेगा तो वो कहेगा कि इस बॉडी का वेट 0 हो गया है, यानी ये बॉडी वेटलेस हो गई है। सो when elevator is descending with acceleration a is equal to g means when elevator is free fall, the bodies inside the elevator feels वेटलेस, ये अपने आप को वेटलेस फील करेंगी। अभी भी इसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, पर एलिवेटर के अंदर जो सिस्टम हो जाएगा वो ज़ीरो ग्रेविटी सिस्टम हो जाएगा। यानी एलिवेटर के अंदर अगर आप पानी को ऐसे नीचे करेंगे तो वो पानी ऐसे नीचे नहीं आएगा। यानी एलिवेटर के अंदर आपको ये फीलिंग्स होंगी कि वेटलेस कंडीशन हो गई है। पर अगर आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बॉडीज और ये एलिवेटर एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहे हैं, टुवर्ड्स दी अर्थ आ रहे हैं। पर अगर आप एलिवेटर का हिस्सा होंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप फ्री फॉल हो चुके हैं और एलिवेटर के अंदर ज़ीरो ग्रेविटी सिस्टम हो गया है। ठीक है, अब यही सिचुएशन होती है जब कोई सैटेलाइट, ये अर्थ है और ये एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है, जब कोई भी सैटेलाइट हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है ना, तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो जाता है। यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो जी होती है। इसका मतलब है कि ये जो सैटेलाइट है ये फ्री फॉल है। सैटेलाइट जो है वो फ्री फॉल है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रही है with acceleration equal to acceleration due to gravity. Yani when satellite is orbiting around the earth, we can say the satellite is continuously accelerating with the acceleration that is equal to acceleration due to gravity. अब अगर आप इसको देखें, ये जो आपका एलिवेटर था वो एक्सेलरेशन a is equal to g के साथ नीचे आ रहा था और ये सैटेलाइट भी a is equal to g के साथ जो है इस अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। तो हम कहेंगे ये सैटेलाइट क्या है, ये सैटेलाइट फ्री फॉल है। जब ये सैटेलाइट फ्री फॉल है तो इस सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनट्स होंगे वो अपने आप को क्या फील करेंगे, तो वो अपने आप को वेटलेस फील करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि when a satellite is orbiting around the earth, it is accelerating, when a satellite is orbiting around the earth, it is accelerating towards the center of earth with a is equal to ac is equal to g, means satellite is free fall। जब सैटेलाइट फ्री फॉल होगी then hence the bodies inside the satellite feels weightless, वो अपने आप को वेटलेस फील करेंगी। देखें, अगर ये एलिवेटर a is equal to g के साथ नीचे जा रहा था तो हमने कहा था कि बॉडी जो भी इस एलिवेटर के अंदर होंगे वो अपने आप को वेटलेस फील करेंगी। इस तरीके से जब हमारी सैटेलाइट ऑर्बिट करती है तो वो भी a is equal to g के साथ हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है, यानी वो भी फ्री फॉल की तरह होती हैं। तो जब फ्री फॉल की तरह होती हैं तो हम कहेंगे इस सैटेलाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अपने आप को वेटलेस फील करेंगे। पर ये आपको लाजमी समझ में आना चाहिए कि ये सैटेलाइट कभी भी हमारी अर्थ पे नहीं आती क्योंकि इस सैटेलाइट के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। पर ये एलिवेटर कुछ देर के बाद हमारे सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाएगा क्योंकि इसके पास कोई ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं होती है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जब हमारी सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट करती है तो सैटेलाइट के अंदर जितने भी बॉडीज़ होती हैं वो अपने आप को वेटलेस फील करते हैं और वेटलेस कंडीशन हमारे एस्ट्रोनट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होती है।
यानी वो उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसी के लिए हम वहाँ पे ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें, यानी हम वही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जो हमारा सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी। तो अब हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होगा कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे इन ऑर्डर टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट the artificial gravity is produced। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को वेटलेस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इट इज़ प्रोड्यूस बाय ऑर्बिटिंग the spaceship या सैटेलाइट on its own axis। जब हम इस सैटेलाइट को स्पिन करवाते हैं बाय स्पिनिंग, अपनी एक्सिस पे जब हम स्पेसशिप को स्पिन करवाते हैं तो उसकी वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे, ये समझें, चेम्बर है और ये हमारे पास जो है टनल है, दो चेम्बर्स को कनेक्ट करता है। अब इस सैटेलाइट को हम स्पिन करवाते हैं। जब हम इस सैटेलाइट को स्पिन करवाते हैं ना, ये हमारे एस्ट्रोनट्स हैं, ये साइंटिस्ट हैं सपोज करें, इस तरीके से ये यहाँ पे एस्ट्रोनट्स होंगे। तो जब हम इस सैटेलाइट को ऑर्बिट स्पिन करवाते हैं तो स्पिन करवाना से क्या होगा, जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, अगर ये स्पिन करेगी और अगर आप इस सैटेलाइट का हिस्सा होंगे तो आपको ये लगेगा कि एक ऐसा फोर्स है जो मुझे सर्किल से बाहर निकाल रहा है, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब होगा कि जब ये सैटेलाइट स्पिन करेगी तो इन एस्ट्रोनट्स पे एक ऐसा फोर्स लगेगा जो इनको फ्लोर के तरफ जो है वो पुश करेगा, यानी इनको ये लगेगा कि जो फ्लोर है सैटेलाइट का वो इनको पुल कर रहा है। जैसे हमें लगता है जब हम सरफेस ऑफ अर्थ पे होते हैं और थोड़ा सा जंप ऊपर करते हैं तो हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है वो हमें पुल कर लेता है। तो इसी तरीके से जब ये सैटेलाइट स्पिन करेगी तो इन एस्ट्रोनट्स को लगेगा कि ये जो सैटेलाइट का फ्लोर है ये इनको पुल कर रहा है। हालांकि ये जो पुल होता है बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये फीलिंग हो रही है। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारी आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब है अब हम इस सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम इस सैटेलाइट को कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्बिट करें ताकि हमारा जो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। सो द फ्रीक्वेंसी of satellite, the frequency of satellite या spaceship at which it must spin to overcome the वेटलेस को ओवरकम करने के लिए हम इसको कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्बिट करवाएं। तो हम अब इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो हमने शुरुआत में कहा है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही होगा जितना वेट होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम इतना क्रिएट करेंगे जितना वेट होगा, और इसका फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड या इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 पाई r अपॉन t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m, और वेट का फार्मूला है mg। तो इस तरीके से मास से कैंसिल हो जाएगा। और अगर इस फ्रीक्वेंसी का मैं रेसिप्रोकल निकालूंगा तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल तो फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब अगर मैं f के लिए सॉल्व करूंगा तो ये g अपॉन 4 पाई r हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, पाई स्क्वायर का पाई होगा, g अपॉन r।
तो ये एक्सप्रेशन बन गई है। यानी अगर इस फ्रीक्वेंसी के साथ में इसको स्पिन करवाऊंगा तो वेटलेस वाली कंडीशन जो है वो अवॉइड हो जाएगी और उतनी ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जितनी सरफेस ऑफ अर्थ पे है। और ये आर जो है ये रेडियस ऑफ टनल है, तो जो भी आपको लेंथ ऑफ टनल मिलेगी आप उसको आधा करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी डेरिवेशन हो गई। आप इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? तो हम कहते हैं द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ। देखें, ये हमारी अर्थ है और ये समझें सैटेलाइट का कोई ऑर्बिट है और ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रहकर इस हमारी अर्थ को ऑर्बिट करती है। तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस सैटेलाइट को रिक्वायर्ड हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको देता है, प्रोवाइड करके देता है। सो इन दिस केस द सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है, तो इसलिए हम कहते हैं एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। एफ जी अगर आप देखेंगे ये सैटेलाइट का मास है और इनके बीच में डिस्टेंस आर है सपोज करें, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो फार्मूला होगा जी एम और एम ई अपॉन आर स्क्वायर होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस तरीके से एक आर कैंसिल होगा, मास कैंसिल हो जाएगा सैटेलाइट का, तो वी का फार्मूला होगा अंडर रूट जी एम एम ई अपॉन आर। और यहाँ पे जो आर होगा ना ये होगा आर ई प्लस एच, यानी सेंटर से लेकर यहाँ तक तो ये आर ई होगा और बाकी ऊपर जो है वो एच होगा। तो इसका मतलब है ये फार्मूला हमारा बन गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, तो इसलिए हम लिख लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट के मास पे ये डिपेंड नहीं करेगी। अब एक बात समझें, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि ये सैटेलाइट थी जो ऑर्बिट कर रही थी हमारी अर्थ को और इस सैटेलाइट से अचानक से एक समझें कि कोई इसका नट था वो गिर गया है, कोई नट गिर गया है यहाँ से, तो जब वो नट गिर गया है यहाँ से सैटेलाइट से नट गिर गया है तो क्या वो नट हमारी अर्थ पे आएगा या क्या करेगा? तो वो नट हमारी अर्थ पे नहीं आएगा बल्कि उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। क्यों घूमेगा? क्योंकि नट इस सैटेलाइट से लूज होकर निकला है, तो इस नट के पास वही वेलोसिटी होगी इनर्शिया की वजह से जितनी इस सैटेलाइट के पास थी। और आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करेगी, तो जितनी वेलोसिटी सैटेलाइट के पास है उतनी वेलोसिटी नट के पास है, तो वो नट भी इसको ऑर्बिट करता रहेगा, वो कभी भी हमारी अर्थ पे नहीं आएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जब कोई सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऑर्बिट करेगी तो उस केस में हमारा आर जो है वो आर ई हो जाएगा और फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होगा जी एम ई अपॉन आर ई। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाली है, अगर आप आर ई को डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये जी एम ई आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर ई हो जाएगा।
इसको अगर आप केयरफुली देखेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ये g का वैल्यू होता है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा g/e में। तो ये हर सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं है, ये उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी जो सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करेगी। ठीक है, अब ये चैप्टर क्लोज हुआ। अब हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो हम कहते हैं कि हम जो हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ जाके ज़ीरो होगी? तो हम कहते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ज़ीरो होगी। तो अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलना चाहते हैं तो उसलिए हमें एक वेलोसिटी चाहिए, और उस वेलोसिटी से हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा। उस वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। सो इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऐसे लिखें, द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप, the velocity which is required to escape from the gravitational field of earth। ठीक है, अब इसकी हम डेरिवेशन कैसे करेंगे? हम कहते हैं कि जब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा तो हम फ्री होंगे, यानी हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल चुके होंगे। अर्थ की जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, और वो कितनी होती है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ये होती है -Gm_me_re, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये यहाँ पे पड़ा रहे, ठीक है, माइनस की साइन भी हो, हम इसको यहाँ ले जाएंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, यानी जितनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर दें काइनेटिक एनर्जी के साथ तो हम एस्केप कर सकते हैं। मास मास के साथ कैंसिल, तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला बना, अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो g, अच्छा ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2Gme/re², सॉरी ये आर ही होगा, और ये हो जाएगा v²। तो v² बराबर होगा √2Gme/re, और इसका मतलब है कि एस्केप वेलोसिटी इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा, जिस बॉडी को हम एस्केप करवाना चाहते हैं उस पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर आप एक बात याद रखें, अगर आप फिर से आर ई मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 2G/re। तो ये फार्मूला एस्केप वेलोसिटी का हुआ। और एस्केप वेलोसिटी जो हमारी अर्थ की है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। या अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में लिखेंगे तो 11,200 मीटर पर सेकंड होगा। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी बॉडी को अर्थ से निकलवाना है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करना है, तो उसको वेलोसिटी ये देनी पड़ेगी, 11,200 मीटर पर सेकंड देनी पड़ेगी। पर अगर आप किसी और प्लेनेट की बात करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मास। जैसे आप मून की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमारी अर्थ से कम होगी। वो इसलिए कम होगी क्योंकि मून का मास जो है वो हमारी अर्थ से कम है। अब यहाँ पे रिलेशन भी क्रिएट हो सकता है। अगर आप ये फार्मूला देखें किसके लिए, एस्केप वेलोसिटी के लिए, और ये फार्मूला किसके लिए है, ऑर्बिटल के लिए, तो हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ एस्केप अपॉन ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। यानी हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये रेशियो भी बन गया। इसी तरीके से आज हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर दिया।
अब हम इस पे कुछ MCQs करेंगे, पर पहले आप इनको नोट कर दें तो मैं कुछ MCQs लिख लेता हूँ। अच्छा, अब हम इसके कुछ MCQs करते हैं। द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1200 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो मैंने बताया था सरफेस ऑफ मून पे जो वेट होगा वो 6 टाइम कम हो जाएगा। तो 1200 को आप 6 से डिवाइड करेंगे 200 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द वेट, ये पास पेपर में आ चुका है। द वेट ऑफ द बॉडी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 800 न्यूटन, what will be its weight on the surface of planet whose mass is 5 times the mass of earth and its radius is twice। तो सबसे पहले वहाँ पे आप g का हिसाब किताब करेंगे। तो जैसे हमने g का वेरिएशन लास्ट में पढ़ा था, इसका मास d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो इस प्लेनेट का जो मास है वो 5 टाइम ज़्यादा है और इसका जो रेडियस है वो ट्वाइस है, यानी 5/4 हो जाएगा। यानी वहाँ पे जो वेट होगा वो 5/4 हो जाएगा। तो वहाँ पे उसका सरफेस ऑफ अर्थ पे वेट कितना था 800 को हम 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 होगा। 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है द बॉडी इनसाइड द एलिवेटर फील्स लाइटर, इट मीन्स। तो मैंने बताया था बॉडी लाइटर फील कब करती है, जब वो एक्सेलरेट नीचे होती है, और नीचे वाली एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 980 न्यूटन वुमन इज एन एलिवेटर, इफ एलिवेटर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन हर वेट। अब असेंड कर रहा है यानी ऊपर जा रहा है, तो फिर अपीरेंट वेट का फार्मूला होगा mg+a। मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन्होंने वेट हमें दिया है, वेट से मास कैसे मिलेगा, g से डिवाइड करेंगे। 980 और g का वैल्यू 9.8, जब डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। 100 9.8 प्लस 1.2 ये 11 हो जाएगा। तो जब इसे 11 मल्टीप्लाई करेगा तो 1100 होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हेन एलिवेटर बिकम्स फ्री फॉल simultaneously a coin is dropped from certain height inside it। यानी जब ये एलिवेटर फ्री फॉल हो गया था तो उसी टाइम हमने एक कॉइन रिलीज किया था। तो आप बताएं कॉइन क्या करेगा, कॉइन विल टच द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, नहीं, कॉइन जो है वो वहीं का वहीं पे जो है वो फ्लोट करेगा, फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड द एलिवेटर ज़ीरो ग्रेविटी सिस्टम हो गया है। तो हम कहेंगे कॉइन विल नेवर टच द फ्लोर ऑफ एलिवेटर, तो ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया है। द सैटेलाइट हैविंग वेट W नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट इज़ एट अ पॉइंट H इज इक्वल टू R/50 देन इट्स वेट। तो सबसे पहले हम G कैलकुलेट करेंगे, G डैश, तो आपको पता है 1 - 2h/RE था। इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, R/50 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2R/50 RE, ठीक है, और डिवाइडेड बाय RE। RE के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका LCM लेंगे तो क्या होगा 50, तो ये हो जाएगा 50 - 2, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 48/50, 24/25। तो G का वैल्यू 24/25 हो गया है। जितना वैल्यू G का होगा उतना वैल्यू वेट का होगा, तो वेट भी 24/25 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद है प्लेनेट हुज मास इज 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ देन इट्स एस्केप वेलोसिटी। तो हमने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। इस प्लेनेट का जो मास है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 होती है, तो जब आप 11.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 हो जाएगी। यह क्वेश्चन देखें, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इफ अ हैमर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सैटेलाइट आउटसाइड देन। तो आपको पता है, मैंने बताया था, अगर हम सैटेलाइट से कोई भी चीज़ बाहर की तरफ ड्रॉप करेंगे तो वो उस हमारी अर्थ को ऑर्बिट करेगी सेम ऑर्बिट में।
तो इसका सही ऑप्शन होगा इट विल ऑर्बिट द अर्थ इन सेम ऑर्बिट, तो इसका ऑप्शन बी होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 6 का। द आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज प्रोड्यूस, आर्टिफिशियल ग्रेविटी हम क्यों प्रोड्यूस करते हैं, तो आप जानते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ वेटलेस। तो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह टेस्ट भी अपलोड कर देंगे हम चैप्टर 5 की और चैप्टर 6 की। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।